बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम डियर स्टूडेंट्स बायोलॉजी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन करेंगे। आइए हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे कंटेंट्स हैं उनमें सबसे पहले हम एक कुरान पाक से एक पैगाम अख़ज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ आएंगे जिसमें हम कंसेप्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस को क्लियर करेंगे कि ये बेसिक क्या कंसेप्ट्स होते हैं होम्योस्टेसिस में, और फिर हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये किन किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद हम होम्योस्टेसिस के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे, फ़िज़िकल सिस्टम से उसको रिलेट करेंगे। फिर लास्ट में हम इसके बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन द बॉडी को डिस्कस करेंगे और आखिर में आपके लिए होगा जी CYP, दैट इज़ चेक योर प्रोग्रेस। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि आपने लेक्चर से क्या कुछ सीखा। चलें हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। कुरान पाक में सूरह यासीन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस दिन हम उनके मुँहों पर मोहर लगा देंगे तो उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और गवाही देंगे जो वो किया करते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर के में हम स्टार्ट में हम कॉन्सेप्ट्स होम्योस्टेसिस को क्लियर करते हैं। तो इसमें ज़रा आप सोचें कुछ देर के लिए, आप एक सिचुएशन क्लियर करें कि आप इमेजिन करें कि आप क्लासरूम में अपने घर में बैठे हुए हैं और अचानक से बिजली बंद हो जाती है, पावर ऑफ हो जाती है और पंखे बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है? फ़ौरन हमारे जहन में आता है कि हमें पसीना आएगा, स्वेट प्रोड्यूस होगा, हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। उसके प्रोड्यूस होने की से क्या होगा, जो स्वेट प्रोड्यूस होगा वो एवेपोरेट करेगा और एवेपोरेशन एवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन काज कूलिंग। जैसे हमारी बॉडी जो है वो कूलिंग फील करते, नेचर ने एक प्रोसेस बनाया जो हम इस सिचुएशन से हमने अख़ज़ किया कि जब हमें गर्मी लगती है तो हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स हैं स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो स्वेट वेपोरेट करता है और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो पहले बढ़ गया था वो कम हो जाता है। बॉडी ने उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया। चलें तो हम देखते हैं कि यही प्रोसेस जो है बेसिकली होम्योस्टेसिस है, मेंटेनिंग अपनी बॉडी की, अपने सिस्टम की वही कंडीशंस जो पहले हैं उनको मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस होता है। तो अगर हम होम्योस्टेसिस लफ्ज़ को देखें तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स पे मुश्तमिल है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। वन इज़ होम्यो, अदर इज़ स्टेसिस। सो होम्यो को देखा जाए तो होम्यो का मतलब होता है टू कीप, ठीक है जी, किसी चीज़ को बरकरार रखना, और स्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि एक तरह का रहना, ठीक है, सिमिलर। सो यहाँ से हम अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन हम यहाँ से कर सकते हैं, दैट इज़ द मेंटेनेंस। मतलब होम्योस्टेसिस का बेसिक कंसेप्ट मेंटेनेंस। क्या मेंटेन करना है? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ओके, जैसे कि हमने पीछे देखा कि होम्यो का मतलब था टू कीप एंड स्टेसिस कांस्टेंट। सो होम्योस्टेसिस टू कीप कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो ये हम इस तरह से होम्योस्टेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने वर्ड एनवायरनमेंट का यूज़ किया। तो एनवायरनमेंट जो है वो दरअसल जो बायोलॉजी में एनवायरनमेंट का जब भी वर्ड यूज़ किया जाता है तो ये दो तरह की इसमें हो सकता है कि कंडीशंस को रेफ़र कर रहा हो। वन, इट माइट बी इंटरनल एनवायरनमेंट, अदर इज इट माइट बी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जनरली जब हम एनवायरनमेंट का वर्ड यूज़ करें जनरली तो उसका मतलब ये होता है कि सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि एक जानदार के इर्द गिर्द जो उसके जो अशिया हैं, जो हालात हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वाटर है, एयर है या दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो उसका एनवायरनमेंट होते हैं। लेकिन होम्योस्टेसिस में एनवायरनमेंट दो लेवल्स पे डिस्कस होता है। वन इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि जानदार के अंदर
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि जानदार के बाहर। इन दोनों में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ये है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसकी रेंज नैरो होती है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो फ्लक्चुएशंस में तब्दीलियाँ, उनमें जो तब्दीलियाँ आती हैं वो नैरो होती हैं, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीलियाँ आती हैं वो ज़्यादा वाइड होती हैं। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर को ही ले लें तो टेम्परेचर जो एक जानदार में, एक इंसान में अगर देख लें तो टेम्परेचर इंसान में उसकी जो वेरिएशन है वो 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर में वो अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मोर, इससे भी ज़्यादा आती हैं, 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकती हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट में वेरिएशंस हैं वो नैरो होती हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाइड होती हैं। सो बहरहाल यहाँ पर जो हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली है होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस को अगर एक वर्ड में हम डिफ़ाइन करें बेटा तो वो कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ प्रोटेक्शन। ये है हिफाजत, किसकी हिफाजत, इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज़ होम्योस्टेसिस। लेकिन किसे करनी है, फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये हम इसको यूँ डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज़ द प्रोटेक्शंस किसकी, ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, के जो जानदार के अंदर का एनवायरनमेंट है, किससे, उन नुकसानात से जो बाहर माहौल में आने वाली तब्दीलियों से नुकसानात हो सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना। सो दिस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो अब हम इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला इसका कंपोनेंट जो है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। पहले हम इस वर्ड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। लेट्स सी दिस वर्ड, दिस इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज ऑस्मो, ओके, अदर इज रेगुलेशन। सो ऑस्मो जो होता है इसका मतलब सल्यूट होता है, इट मीन्स सल्यूट, ओके। तो सल्यूट और साल्ट, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वो 2 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं, वन इज इट्स सल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। सो यहाँ पे देखा जाए तो ऑस्मो रेगुलेशन को देखें, इट मीन्स सल्यूट, और रेगुलेशन का मतलब होता है टू कंट्रोल, ओके, टू रेगुलेट। तो इसका मतलब है कि किसी भी जानदार की बॉडी में सल्यूट और वाटर की अमाउंट को बैलेंस रखना, उसके तवाज़ुन को बरकरार रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। सो इसे अगर हम इंग्लिश में कहें, इसको डिफाइन करें प्रॉपरली, तो ऑस्मो रेगुलेशन, दिस इज़ द रेगुलेशन, दिस इज़ द रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। सो दिस वन रेगुलेशन ऑफ salt and water balance in body। चलें, इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वन वर्ड एंड इट्स वन वर्ड मीनिंग इज रिमूवल। सो रिमूवल ऑफ व्हाट, दैट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। यहाँ पे हम थोड़ी सी पे बात भी करते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं। यू शुड नो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसको भी आपको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। पिछली क्लासों में आपने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। कि दरअसल किसी भी जानदार के जिस्म में होने वाले तमाम रिएक्शंस का मजमूआ मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ओके, दिस इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, सम ऑफ ऑल रिएक्शंस, किसी भी जानदार के जिस्म में होने वाले तमाम रिएक्शंस का मजमूआ क्या कहलाता है जी, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और एंड यू शुड नो इट माइट बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कंस्ट्रक्टिव दैट इज एनाबॉलिक, अदर इज डिस्ट्रक्टिव दैट इज कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिक, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म, जब भी किसी भी जानदार में मेटाबॉलिज्म रन होता है तो उसके साथ मेन उसका जो टारगेट होता है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। दैट मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ अननेसेसरी
दिस इज टॉक्सिक फॉर बॉडी। अगर ये बॉडी में ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसको बॉडी से सडनली इंस्टेंटली रिमूव किया जाता है और इस रिमूवल के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या इसकी डेफिनेशन अखज़ की, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस दैट इज थर्मोरेगुलेशन। लेट्स सी दिस वर्ड, इसको भी हम वैसे ही एनालाइज करते हैं जैसे कि उनको किया था हमने। थर्म वर्ड जो है दैट मीन्स हीट, इसका मतलब क्या होता है जी, हीट। सो यहाँ से आप इसको आप आसानी से खुद ही इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा। रेगुलेशन का मतलब तो कंट्रोल है और थर्म का मतलब जो है वो हीट है। अब हमें पता चला कि दिस इज द रेगुलेशन ऑफ हीट, लेकिन कौन सी हीट, बॉडी हीट। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कहाँ रेगुलेट, किस में रेगुलेट, वो रेंज जिसमें बॉडी जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सकती है। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन अ टॉलरेबल रेंज। एक टॉलरेबल रेंज में उसको बॉडी टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में रेगुलेट करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता। चलें अब हम इसके नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम इसमें फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो होम्योस्टेसिस है, अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो हम इसके लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम दरअसल जो हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिस्टम देखते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। दरअसल जो होम्योस्टेसिस है उसके प्रिंसिपल्स को देख के फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, जस्ट सिमिलर। तो उसमें हम देखें कि जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, मसलन एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसमें सबसे पहले एक सेंसर होता है। सेंसर क्या करता है, सेंसर जैसे उसका नाम बता रहा है वो सेंस करता है। सो वो जब लोड, सबसे पहले वो देखता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर देयर इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं आप, जो टेम्परेचर के इंक्रीज को वो सेंस करता है। तो इसका काम है कि इट सेंड सिग्नल फॉर कूलिंग, ये सिग्नल भेजता है कि देयर इज़ नीड ऑफ कूलिंग, कि भाई यहाँ पे कूलिंग की ज़रूरत, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी होते हैं, कंट्रोल यूनिट के पास मैसेज चला जाता है। कंट्रोल यूनिट जैसे उसका नाम बता रहा है, ये उसकी कूलिंग को, उसके टेम्परेचर को, उसके कूलिंग यूनिट को कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल यूनिट पीछे से कूलिंग का मैसेज लेता है और आगे क्या करता है, उसके मुताबिक एक्ट करता है, कूलिंग यूनिट को ऑन कर देता है। जब कूलिंग यूनिट ऑन होता है, डेफिनेटली देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कूलिंग दैट रिजल्ट्स इन लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। जब एक रेंज से टेम्परेचर लो हो जाता है तो सेंसर दोबारा टेम्परेचर की डिक्रीज को, कमी को डिटेक्ट करता है। जब उस रेंज से नीचे चला जाता है तो ये उस लो टेम्परेचर की रेंज को डिटेक्ट करता है और फिर क्या करता है, इट सेंड सिग्नल टू कंट्रोल यूनिट, किस लिए, टू स्टॉप कूलिंग, देयर इज नो नीड फॉर फर्दर कूलिंग। तो फिर कंट्रोल यूनिट जो है ये कूलिंग यूनिट को स्विच ऑफ कर देता है। सो यहीं से हम इससे देख सकते हैं कि यही दरअसल जो कंपोनेंट्स हम इसके फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के हैं, यही कंपोनेंट्स यही कंपोनेंट्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस के होते हैं, किसी भी होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के होते हैं। तो जैसे कि इसमें सेंसर है, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी सेंसर हैं, रिसेप्टर्स हैं हमारी स्किन में। जैसे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, ऐसे ही हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जैसे यहाँ पे कूलिंग यूनिट है, ऐसे ही हमारी बॉडी में ग्लैंड्स और मसल्स हैं, जिनकी वजह से बॉडी जो है वो बॉडी टेम्परेचर को और दूसरी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को मेंटेन करती है। हम नेक्स्ट चलते हैं कि बॉडी में बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। उसके अंदर बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस होता है, लेकिन ये याद रखने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट इसका बनाया है, वो क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, किसी भी सेल में पानी की जो कंसंट्रेशन होती है उसका इन्हिसार जो होता है दैट इज़ ऑन सल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी।
सॉल्यूशंस एंड एक्सटर्नल सॉल्यूशंस। सोल्यूट कंसंट्रेशन पे इसका इन्हिसार होता है। मतलब इसको थोड़ा सा, इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। आप इमेजिन करें कि जब आप पानी में अपनी उंगलियां रखते हैं, छोटे होते हुए अक्सर बच्चे ऐसे काम करते हैं कि पानी में उंगलियां रखते हैं तो कुछ देर के लिए रखने के बाद देखते हैं कि उनकी स्किन जो है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है ऊपर से। तो क्यों फटती है वो? इमेजिन उस सिचुएशन को थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं स्किन में, उनमें सल्यूट यानी कि वहाँ के पे वाटर पोटेंशियल कम है, और बाहर जिधर आपने उंगलियां रखी हैं यानी कि पानी में, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जितना ज़्यादा पानी प्योर होगा उतना ही पानी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो मोर प्योर वाटर, मोर वाटर पोटेंशियल। सो बाहर पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है, अंदर कम है। सो व्हाट वुड हैपन? डेफिनेटली वाटर फ्रॉम हायर पोटेंशियल मूव्स टू लोअर पोटेंशियल। आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ अपने ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ ही जाती है। इसलिए स्किन जो है वो रप्चर हो जाती है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा इंटर हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाते हैं, सेल रप्चर हो जाते हैं, इसलिए स्किन फट जाती है। तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट अगर देखें, इस बेस पे 3 टाइप्स के एनवायरनमेंट्स होते हैं जिनको हम अगर देखें कि एक्वस इन्वायरमेंट्स को अगर हम कंसिडर करें तो 3 तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। वन इज़ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। इस वर्ड पे गौर करें, पहले हम एक टर्म पे गौर कर लेते हैं तो हमें अगली भी क्लियर हो जाएंगी। सो हाइपरटोनिक, थोड़ा सा इसको एनालाइज करें। हाइपर वर्ड बायोलॉजी में जब भी यूज़ होता है इसका मतलब होता है मोर देन द एवरेज। हाई, इसका मतलब क्या होता है जी? हाई। ओके। और यहाँ पे दूसरा जो वर्ड यूज़ हो रहा है हाइपर के साथ, वो क्या हो रहा है? टॉनिक। ओके। हाइपर का मतलब हो गया जी हाई, और टॉनिक का मतलब होता है साल्ट। टॉनिसिटी, साल्ट की प्रेजेंस किसी भी जगह पे, वो उसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है उसे टॉनिसिटी कहा जाता है। सो दिस इज साल्ट। सो हाइपरटोनिक मीन्स हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ओके। अब हाइपोटोनिक क्या होगा? डेफिनेटली हाइपो वर्ड चेंज हुआ, टोनिक तो वही है। हाइपो का मतलब होता है बिलो, मीन्स लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। आइसो मीन्स सेम, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये 3 इसकी टाइप्स हैं। अब हम इसको समझते हैं, यहाँ पे हम इस पे गौर करेंगे। हमने इसकी देखें तो हमने इसकी हेडिंग बनाई है मूवमेंट ऑफ वाटर, कि अगर हम किसी सेल को वाटर में प्लेस करते हैं तो उसमें वाटर की मूवमेंट कैसे होगी। तो हम ये किस तरह से इसको फिगर आउट कर सकते हैं? क्या पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर आएगा? इसके लिए एक रूल याद रखना है आपने कि वाटर हमेशा साल्ट की कंसंट्रेशन को फॉलो करता है। इसका मतलब सादा लफ्ज़ में ये है कि जिधर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वाटर उधर जाएगा। ओके। अब हम इसको देखते हैं। हम कहते हैं कि किसी जगह पे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है? हाइपोटोनिक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि साल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी? लो, और वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी? डेफिनेटली हाई। तो फिर मूवमेंट क्या होगी? कंपैरेटिव बात हो रही है कि वाटर कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे हाई है, इसका मतलब है जिस सेल की बात हो रही है वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो लो होंगी। डेफिनेटली हाई कंसंट्रेशन से यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, ये लो हो जाएगा। इट मीन्स इट मूव इनवर्ड्स द सेल, सेल के अंदर मूव करेगा। क्यों करेगा? अब यहाँ पे हम क्यों सोचें तो क्यों करेगा? अगर हमें बात इसको और क्लियर करें, अगर नहीं समझ आ रही तो हम और क्लियर करें कि ये अंदर क्यों जाएगा। वाई? बिकॉज आउटसाइड इज मोर वाटर कंसंट्रेशन, बाहर पानी का पोटेंशियल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, इसलिए वो लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो जिससे क्या होगा? सेल बिकम टर्जिड, सेल टर्जिड हो जाएगा। ओके। और अगर ज़्यादा पानी जाएगा तो देर माइट बी प्लाज्मोलाइसिस, मीन्स रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, तो उसकी सेल की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। सेकंड कंडीशन क्या? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट? अभी हमने बात की थी जिसमें सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती, यानी कि वाटर कंसंट्रेशन लो होंगी। सो वाटर कंसंट्रेशन लो, इट मीन्स वाटर वुड
कम आउट इन दिस एनवायरनमेंट, तो इस सेल इस एनवायरनमेंट में वापस आएगा, यानी कि सेल से बाहर निकलेगा। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होगी, जैसे जब सेल से पानी बाहर निकलेगा, जैसे एक गुब्बारे से हवा निकलती है तो गुब्बारा सिकुड़ जाता है, ऐसे सेल भी सिकुड़ जाएगा। देयर इज श्रिंकेज ऑफ दिस सेल, सेल श्रिंक कर जाएगा। ओके, एंड लास्ट वन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में हमने कहा कि एनवायरनमेंट और सेल के दरमियान कंसंट्रेशंस सेम है, साल्ट की भी और वाटर की भी सेम। ओके, आइसो मीन्स सेम। सो तो मूवमेंट ऑफ वाटर कैसी होगी? कोई मूवमेंट नहीं होगी। इफेक्ट ऑन सेल शेप, देयर वुड बी नो इफेक्ट, क्योंकि मूवमेंट ही कोई नहीं हुई है तो सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, इससे हमने यह किया कि मूवमेंट का एक थंब रूल याद रखना है कि वाटर फॉलोज साल्ट कंसंट्रेशन। ओके, जिधर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वाटर उस तरह मूव करेगा। लास्ट वन, चेक योर प्रोग्रेस। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर्स अच्छी तरह दिए जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।